प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 10th के मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है। वह चैप्टर का नाम है मेरा दोस्त, मेरा भाई, दो चर वाली रैखिक समीकरण। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके लिए मोस्ट चैप्टर हो सकता है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। और आपको ये पता होगा कि हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं जिसमें सारे यूज होने वाली चैप्टर के अंतर्गत आपको हम पहले ही एक वीडियो बता देते हैं ताकि आपको बीच में समझने में किसी भी प्रकार का इशू दिक्कत नहीं हो। जी हाँ मेरा दोस्त, इसी प्रकार से आज हम आपके लिए दो चर वाली रैखिक समीकरण से स्टार्ट करने से चैप्टर के पहले एक हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर है। इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे सूत्र आपको यूज होंगे, कौन सा विधि से आपको बनाना है, कैसे क्या करना है। मैंने पूरा समस्या आपको हम पहले ही समाधान कर देंगे ताकि आपको बीच में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन को सोल्व करने में और समझने में। तो चल मेरा भाई, अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए अब झकास झकास ये भी कह सकते हैं, मस्त मस्त कह सकते हैं ना, वीवीआई वीवीआई कह सकते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आ रहे हैं ना आपके लिए। हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए समझाने के लिए लेकर आ गए ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। यहाँ से आपको 3 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे, है ना, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यहाँ से आपको समझने के लिए एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ी सी ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देख लेनी है ना मेरा दोस्त। चलिए हम करते हैं अपनी स्टार्ट लेक्चर को। देखिए हमारा जो है मैथ क्लास 10th का दो चर वाली रैखिक समीकरण है और उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज को जान लेना चाहिए पहले, उसी के बारे में आज हम डीपली में बात करने आ रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने से पहले आप समझिए कि समीकरण, यहाँ पे समझिए समीकरण क्या है। तो फिर यहाँ पे समझना आपको इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये समीकरण क्या है याद रखिएगा। समीकरण को आपको समझने के लिए आपको बस थोड़ी सी का यहाँ पे दिमाग लगाना, कॉमा लगाना है ना, कॉमन दिमाग लगाना है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण क्या होता है तो याद रखना आपको, कोई भी एक हम डिजिट संख्या लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए ये x है ना, प्लस में vy, प्लस में यहाँ पे ले लिए c, ऐसा कोई संख्या है। यदि इसके बराबर में कोई भी डिजिट आ जाए, जीरो आ जाए, यानी कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या आ जाए बराबर में, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा दोस्त समीकरण है। अगर इसके बराबर में किसी भी प्रकार की संख्या नहीं दिया हुआ है, बराबर नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये समीकरण नहीं है। तो मेरा दोस्त समीकरण और बहुपद में आपको थोड़ी सा का इसरो समझने में है। अगर आपको समीकरण और बहुपद में समझना हो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर बराबर के साइड कोई भी अगर डिजिट आ जाए, अंक आ जाए, तो आप समझिएगा कि बराबर उसी में लगता है जिसमें समीकरण होता है मेरा दोस्त। यहाँ पे अगर बराबर आ गया तो वह समीकरण होगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 6x प्लस में 4y बराबर में हो गया यहाँ पे 0, है ना, तो ये आपका क्या है, एक इक्वेशन, ये क्या है, आपका समीकरण है। तो मेरा दोस्त इसी प्रकार से आपका रहेगा, बराबर में कोई अंक दिया जाएगा, 0 हटा करके 8 रह सकता है, 2 रह सकता है, माने कोई भी अंक रह सकता है ना, बराबर में कोई भी संख्या दे सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा जो है वह समीकरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी अंदाज में बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम आपके समीकरण के बारे में बात कर लिए। अब देखिए दो चर वाली रैखिक समीकरण में आपको कहने की मतलब यहाँ पे चैप्टर में ही साफ दिख रहा होगा आपको, दो चर वाली रैखिक समीकरण, माने इसमें जितना भी आप समीकरण देखेंगे उसमें मात्र मेरा दोस्त दो ही चर होगा। जैसे कि आपको समझने के लिए हम बता दें कि दो चर कहने के मतलब यह है कि सबसे पहले आपको चर अचर हम पहले पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं और आज भी बताने वाले हैं, क्योंकि चर अचर का यहाँ पे जिक्र है। चर हम उसको कहते हैं मेरे दोस्त जिसकी मान हम बदल सकते हैं, अर्थात एबीसीडी का कोई भी आप लेटर ले लीजिए ना, इसको हम चर के अंतर्गत रखते हैं। और मेरा अचर क्या होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा कि गिनती की जितनी भी संख्या होती है, जितना भी डिजिट होती है, उसको हम अचर कहते हैं। अर्थात अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपको x बराबर 0 आया है ना, तो x बराबर आप 0 ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको आप क्या कर दीजिएगा, 4 नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे x के जगह पर आप 22 कर भी सकते हैं, तो कोई भी आपका दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यानी कहने का मेरा ये तात्पर्य ये हुआ कि चर हम उसको कहेंगे जिसका मान बदल सकता है, अर्थात अचर हम उसको कहेंगे जिसका मान नहीं बदल सकता है। मेरे दोस्त इसको याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है, आ का अर्थ हमेशा आपको पढ़ाई में नहीं निकालना है। माने चर में तो बदलता है और आ लग गया ना, यानी इसका मान नहीं बदलेगा, है ना मेरा दोस्त, इसका मान नहीं बदलेगा, ये क्योंकि आ लगा हुआ है। इसमें आएगा गिनती की संख्या 1 2 3, है ना, इंडिफिनाइट बहुत सारी संख्या है, कोई भी संख्या आ जाए तो इसकी मान हम नहीं बदल सकते, है ना। अगर मान 4 आया तो मान यहाँ पे 4 ही रहेगा मेरा दोस्त। तो कहता है ना मेरे दोस्त
कि वो तमन्ना ही क्या जो तुझे हिला ना दे। एक आपके लिए मोटिवेशन के लिए हम बता रहे हैं, आपको 2024 में ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगा कि वो तमन्ना ही क्या जो तुझे हिला ना दे, और वह तैयारी ही क्या जो आपको 400 से प्लस मार्क्स दिला ना दे। ये आपके लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे चीज को डिस्कस कर रहे हैं, चार अक्षर आपको समझा रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना। पढ़ने का उद्देश्य यही हो सकता है, हमारा मकसद हो सकता है कि 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, और उससे अपने यार दोस्त जो भी हो उसको भी प्रेरित करें, है ना, कि आप भी पढ़ाई में थोड़ा सा क्या लगाना, मन लगाना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, दो चर वाली, अर्थात इसमें आपको अधिक से अधिक दो चर ही मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चार अक्षर किसे कहते हैं, यानी एबीसीडी का कोई भी लेटर आ जाएगा, यानी एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है ना जी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, मैंने कोई भी संख्या आ जाए एबीसीडी को, उसको हम कहेंगे चरमान। अक्षर किसको कहेंगे, गिनती की संख्या को अक्षर कहेंगे मेरे दोस्त। आपको डीपली में समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए कुछ ही कह रहा, दो चर वाली रैखिक समीकरण। मान अगर इसका हम व्यापक रूप देखें, इसके व्यापक रूप में मेरा दोस्त दो गो चर शामिल रहेगा, है ना, दो गो चर शामिल रहेंगे। जैसे कि आप कहिएगा कि आप हमको समझाइए दो चर वाली रैखिक समीकरण क्यों, किस प्रकार हम व्यापक रूप देख सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप हम आपको बता रहे हैं, किसका व्यापक रूप, दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा इसमें दो गो चर शामिल रहेगा, यानी ये एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी बराबर यहाँ पे क्या है 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जहां जहां याद रखिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देख लीजिए ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0 के रूप में रहेगा, है ना। जहां पे इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं कि जो एबीसीडी यहाँ पे एबीसी है ना, वो ये कौन सी संख्या है, अचर संख्या यहाँ पे होगी। यानी कि यहाँ पे ए और बी और सी के जगह पर कौन सी संख्या होगी, अचर संख्या होगी मेरा दोस्त, अचर संख्या होगी, है ना। अचर संख्या कहने का मतलब 1 2 3 इस तरह से क्या होगा, आपको अंक होंगे। यहाँ पे किस पे जगह पे, तो ए के जगह पे, बी के जगह पे, सी के जगह पे, और यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, तो चरमान ही होगा। अब बराबर में 0 है, इसका व्यापक रूप किस रूप में रहेगा, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा। आप कहिएगा कि एक उदाहरण लेकर के समझाइए, हमें समझ में नहीं आया भाई, अभी तुमको समझा, तुरंत हम समझा रहे हैं आपको। देखिए जैसे ले लिए 4 एक्स प्लस में 5 वाई प्लस में 6 बराबर 0। तो मेरा दोस्त यहाँ पे देखिए 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 जी, यहाँ पे ए बी सी के जगह पे कौन सी संख्या है, तब कहिएगा कि अचर संख्या है। और यहाँ पे देखिए एक्स कौन सी संख्या है, चर संख्या है, और वाई कौन सी संख्या है, तो चर संख्या है। अब बराबर में 0 तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा मेरा दोस्त। आपको समझ में आ गया, इसका व्यापक रूप आपको हम अच्छे तरीके से समझा दिए, किसी प्रकार का आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है जी। अब हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं ना, आपको बेसिक से लेकर के यानी 0 टू हीरो आपको बनाना है। तो 0 टू हीरो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा, जो आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए, है ना। अब इसको देखेंगे कि आज दो चर वाली रैखिक समीकरण मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि एक चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कुछ होगा, क्या होगा, बस कुछ नहीं बोलना कि बस चर किस मान के होगा, एक चर होगा, यानी ए एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। जहां पे ए और सी कौन सी संख्या होगी, ए और सी कौन सी संख्या होगी, तो अचर संख्या होगी, है ना। आपको समझ में आ गया। अब आप कह सकते हैं आप कि बताइए हमको, ये आप लिख रहे हैं, ये आपको जो हम लिख कर समझाने वाला है, यह बहुत ही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव इस पे बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक है ना। अभी इसको हम जुगा करके रखे हैं आपके बताने के लिए ही। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक बता दें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होती। आपको समझ में आएगा एक चर वाले समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे पहले कि दो चर वाली रैखिक समीकरण को, क्या, दो चर वाली रैखिक समीकरण को, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा दो चर वाली रैखिक समीकरण के हलों की संख्या पूछेगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, इसके हलों की संख्या क्या होती है, अनेक होती है ना। हलों की संख्या क्या होगी, दो चर वाली रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होगी, अनेक होगी, अनगिनत होगी, है ना। अब कैसे अनगिनत होगी, आपको ध्यान से समझना है। हमने बोला कि एक्स वाई एक है चर संख्या, और चर का मान हमेशा बदलता है। माने एक्स के मान तू 0 रखो, एक्स का मान 4 भी रख सकता है, एक्स के मान 5 भी रख सकता है, माने बड़े संख्या एक्स का मान कुछ भी रख सकता है। अब जब मेरा भाई कोई भी इक्वेशन में जब किसी का भी डिजिट बदलेगा, उसका मान अलग अलग निकल करके आएगा। इसीलिए आपको से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का मेरा दोस्त कितने हल होते हैं, तो आपको बताना है कि इसके अनगिनत हल होते हैं। और इसका रीजन पूछा जाए, कारण पूछा जाए, तो आपको यही जवाब देना है कि एक्स वाई यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे चर होती है। और चर हम वैसे संख्या को कहते हैं जिसकी मान हमेशा बदलती रहती है, यानी बदल उसको सकते हैं, जैसे मैं आपको हम यहाँ पे समझा दिए। और यही एक मुख्य उद्देश्य है जिससे दो चर वाली रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है, इनडेफिनाइट होती है मेरा दोस्त। चलिए जी, आपके लिए मेरा बेस्ट तरीका समझाने के लिए, आपको एक भी टॉपिक कंफ्यूज नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है ना। तो ढेर लोग सोच रहे होंगे कि ये जो दावा क्या है, दावा वो डॉक्टर वाला दावा नहीं, बस एक वादा वाला दावा है ना जी, तो आपको समझाने के लिए
क्या होगा, मोस्ट पावरफुल होगा। अब आपको आगे समझना है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आप यहाँ पे 4 से 5 फॉर्म लगा करके 4 से 5 विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 विधि यहाँ पे यूजफुल होता है ना, आप यहाँ पे यूज करके बना सकते हैं। अब बाकी होते हैं जो ये फालतू में होते हैं, कोई उसका यूजफुल नहीं है, उसका कोई प्रयोग पूछा उछा नहीं जाता, लेकिन आपको सभी सारी की सारी हम जानकारी दे देंगे, ताकि आपको समझाते वक्त हमको ये समझाना नहीं पड़े कि ये कौन सा विधि है, इसको कैसे बनाया जाएगा, क्या करने जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे दोस्त। बस खाली ध्यान पूर्वक देखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब कुछ लिख देंगे यहाँ पर सोल्यूशन करने की क्या फॉर्म, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला मेरे दोस्त याद रखिएगा, पहला है इसका विधि का नाम बता रहे हैं, विधि का नाम है पहला, वो है विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। हाँ, इसी का दूसरा एक नाम भी होता है लुपतीकरण विधि। कुछ लुपतीकरण विधि मेरा दोस्त, है ना, लुपतीकरण विधि, यानी कि विलोपन विधि या तो फिर लुप्तीकरण विधि। आपको सब कुछ हम समझाएंगे कि है क्या। दूसरा मेरा दोस्त जो बहुत ही यूजफुल है वो है वज्रगुणन विधि। कौन सा विधि? वज्रगुणन विधि। बजरंगबली से याद रखिएगा, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। उसके बाद मेरा दोस्त तीसरा याद रखिएगा ग्राफीय विधि, जो आपको प्रत्येक वर्ष 5 नंबर में एकदम कंफर्म पूछा जाता है। आपको करवाएंगे, ऐसा ना कि 5 नंबर आपको पहला ही फिक्स हो जाएगा। तो यह है ग्राफीय विधि मेरा दोस्त। ये क्या कौन सा विधि हो गया? ग्राफीय विधि। और चौथा विधि आपको याद रखना है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि मेरा दोस्त? प्रतिस्थापन विधि, है ना। आपको यहाँ पे ये जो है आप कहिएगा कि ये सब क्या लिख रहे हैं, तो ये सब है मेरा दोस्त। कैसे कहते हैं कि आपको जोड़ कितना प्रकार से बना सकते हैं, तो आप कहिएगा कि हम ऐसे जोड़ सकते हैं, इस जोड़ सकते हैं, मतलब कैसे आप जोड़ कैसे बना सकते हैं। जोड़ने के यहाँ पे तरीका तो एक ही है, लेकिन हम आप शॉर्ट जोड़ सकते हैं। कोई होगा कि मैंने जोड़ लगा, कोई कहेगा कि नहीं हम इसको 3 और 4 को जोड़ना है, कोई कहेगा ना 1 2 3 4 ऐसे जोड़ सकता है। मान उसी प्रकार इस सबसे आपका मान सेम ही आएगा, परंतु आप एक विधि है ना जो अलग अलग, सभी विधि को आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो देख लीजिए 4 विधि हमने आपको बताया, जो आपको मोस्ट एकदम यहाँ पे पॉपुलर विधि है, जो आपको जानना ही जानना है। पहला है विलोपन विधि या तो फिर लुप्तीकरण विधि, इससे समीकरण को हल किया जा सकता है। दूसरा है वज्रगुणन विधि से हल किया जा सकता है। तीसरा ग्राफीय विधि से, और हमारा चौथा जो है वो है प्रतिस्थापन विधि से। ये आपको 4 विधि आपको याद रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर मेरे दोस्त 4 विधि आपके लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक हो सकती है। ये चारों विधि आपको 5 विधि नहीं, मुख्य रूप से 4 विधि है, और चारों विधि पर आपको क्वेश्चन सब पर सोल्यूशन करवाएंगे, ये कभी डाउट नहीं रहेगा। आप कहिएगा कि ये सब क्या है, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। इसको हम इसलिए अभी नहीं बताए हैं क्योंकि ये सब बताने के बाद इसको बताएंगे, क्योंकि ये आपको ये वीडियो में मचाने वाला है धमाल, क्योंकि इससे 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कंफर्म हर एक वर्ष आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। ऐसा कोई साल नहीं जैसे 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछा जाएगा इससे खाली। तो मेरा दोस्त ये बहुत ही लाभदायक है। आप देख रहे होंगे छोटा सा में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, माने आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही मायने रखता है। तो इसीलिए मायने रखता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पीछे बताने वाला है। तो पहले देख लीजिए सोल्यूशन करने की विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्यूशन करने की विधि हम बात कर लेते हैं। तो कहिए कि मेरा भाई पहला हमने लिखना है विलोपन विधि, या तो फिर इसी का नाम दूसरा है लुप्तीकरण विधि। आप कहिएगा कि ये विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि क्या है, इसमें कैसे समीकरण आते हैं। तो मेरा दोस्त याद रखिएगा, इसको बनाने की विधि को हम आपको समझाते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट में ही समझाएंगे, लेकिन वहां पे हम अगर आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ये कभी इसरो दिक्कत नहीं होगा, यह हमारा वादा है। पहला विधि को जो हम लिखा है विलोपन विधि, इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या किया जाता है कि पहले 2 समीकरण होता है मेरा दोस्त, वो एक समीकरण को दूसरे समीकरण से बराबर किया जाता है, ठीक है ना, बराबर किया जाता है। अगर बराबर नहीं तो गुना करके बराबर करते हैं ना, उसके वाला मान उसमें, उसके वाला उसमें मान रखते हैं, और चिन्ह को यहाँ पे चेंज करते हैं। चिन्ह चेंज करने के मेरा दोस्त करने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे रहेगा ना, अगर जो दोनों समीकरण का मान प्लस प्लस में आए, इसको हम बताएंगे घटाने पर, है ना, घटाने पर। अगर दोनों आएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा हमारा चिन्ह सेम पर रहने पर कुछ मतलब होता है घटाने पर करेंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग आ जाए ना, यानी प्लस आ जाए माइनस है, तो इसको हम जोड़ने पर बनाएंगे। यानी आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि लुप्तीकरण विधि में इतने कि अगर चिन्ह सेम रहे तो घटाने पर, अगर चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर। और इसमें हम पहला विधि की बात कर रहे हैं यानी विलोपन विधि के, इसमें क्या किया जाता है, दोनों समीकरण का मान एक दूसरे में क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। देखो उसके बाद देखिए वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि का आपका फॉर्मूला होता है, जो आपको अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही भार लगा होगा, ये भैया, या तो फिर आप कह सकते हैं कि सर लिखवा दिए थे याद नहीं हुआ। आपको हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले जो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, बस आप दिल थाम के बैठिए, बस आप देखते जाइए कैसे इसको हम बताते हैं। तो वज्रगुणन विधि, उसके बाद देखिए वज्रगुणन विधि का भी रखते हैं, जो आपके लिए अच्छा है उसको हम पीछे बताएंगे। अच्छा चीज मस्त होता है, यानी मस्त चीज को बाद में। ग्राफीय विधि क्या होता है, ये भी कहिएगा कि थोड़े ये तो सबसे ज्यादा बवाल क्वेश्चन इसमें है, 5 नंबर हर एक बार पूछा था। ग्राफीय विधि मेरा दोस्त आपको समझ में आ रहेगा, आप इतना भी
यहाँ पे इतना भी जानकारी तो आपको कंफर्म होगा कि ग्राफ आता है 5 नंबर में, और उस ग्राफ के माध्यम से जो काटन बिंदु निकलता है उसी से x और y का मान निकलता है, और उसी से आपका यहाँ पे ग्राफ के द्वारा बनाएगा ना तो काट के निकल जाएगा। ये आपको ग्राफ जब हम सिखाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है मेरे दोस्त? प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि यहाँ पे क्या जाता है, अगर समीकरण आता है तो उसको x और y यानी कि दोनों तरफ के हम एक देने के बराबर कर लेते हैं, माने दोनों में x का मान निकालेंगे या तो दोनों में y का मान निकालेंगे और समीकरण फर्स्ट को बराबर कर देंगे समीकरण सेकंड के, और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। माने ये दोनों में समीकरण में चाहे तो x का मान निकाल लेंगे चाहे तो y का मान निकालेंगे और दोनों समीकरण को आपस में कर देंगे बराबर, और फिर जो भी मान निकलेगा उस वाले समीकरण में रख देंगे, यानी इसी प्रकार से निकल जाता है। आपको वज्र गुणन विधि को समझिए, आपको क्वेश्चन जब हम समझाएंगे ना तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पहले तो हम जानकारी दे दिए, अब आपको हम अगर कहेंगे कि ये समझ विधि से होता है तो आप कहिएगा कि हाँ नॉर्मल है, अब तो हम पहले ही से जानते हैं, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाली बात तो है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि के फार्मूला आपको समझा देते हैं। आप कहिएगा कि कैसा फार्मूला? तो वज्र गुणन विधि में याद रखिए मेरा दोस्त, इसमें फार्मूला एक x का मान निकालने के लिए होता है और एक y का मान, और ये जो 2023 का में भी पूछा गया था कितना 2 मार्क्स में दे दिए जाते समीकरण, बोल रहा था कि वज्र गुणन विधि से क्या निकालना, इसका हल करना था। तो अब देखिए वज्र गुणन विधि में x का आपको निकालना है क्या सूत्र, इसमें सूत्र मेन होता है, और सूत्र के चलते अधिकतर आदमी होता है ना, यानी कि अधिकतर जो होते हैं बनाने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको जब हम फार्मूला अच्छे से समझा देंगे, मान रखेला सिखा देंगे, तो आप किसी भी कारण से छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्टार ग्लोबल स्टडी, और जो आपका बैच का नाम है वो हमारा है स्टार बैच, और इस स्टार बैच में स्टार टाइप स्टार है ना, यानी कि स्टार्ट है। तो स्टार्ट इसलिए हम जानते हैं कि एक्स के लिए। तो याद रखिए मेरा दोस्त, आपको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते हैं कि एक्स बराबर याद रखना खाली BC, कुछ याद रखना BC, अब y बराबर याद रखना CA, है ना। याद रखना कि एगो दोस्त है BC आ एगो है CA, BC बोला तो रहा CO यानी BC है जो CA से कौन सा कोई बड़ी बात है, याद रखना x बराबर BC y बराबर CA, 4 बार आंख मन के बोल दिया x बराबर BC y बराबर CA, और नीचे बड़ा रहा हो तो अच्छा से कौन रहा हो, नीचे ए बी भी आ रहा थी, कौन रहा थी, ए बी भी आ रहा थी, यानी x बराबर BC मेरा भाई और y बराबर CA ए बी दोनों भैया मेरा आते हैं, ये भी दोनों भाई थे, है ना, ये बी दोनों भाई थे, यानी कि आपको कैसे भी याद रखना कि x बराबर BC y बराबर CA, x बराबर BC y बराबर CA। बस आप कहिएगा कि इसको कैसे लागू करेंगे, तो देखिए लागू करने के लिए x बराबर आपको याद रखना है BC, यानी कि BC को ध्यान से समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले मेरा दोस्त b को 1 करना है, और जिसको यहाँ पे b को 1 किए तो c को 2 करना है, यहाँ पे b को यहाँ पे आप बीच में माइनस देना है, ठीक है, सभी में बीच में माइनस देना। b के 1 किए थे तो इस बार इसको 2 करिए, जिसको आप 2 किए थे उसको 1 कीजिए। बस अब कहिए नीचे में क्या होगा, ये भी है भाई, इसी तरह से कीजिए, ये के सबसे पहले 1 करेंगे तो b के 2 करेंगे, अगर ये के हम अगर 2 करेंगे तो b के 1 करेंगे, बस यही तो सूत्र था। आपको ये बड़ी याद करने वाला चीज है जी, बस आपको याद रखना कुछ ही कि x बराबर BC और नीचे में दोनों में ये भी होता है ना, x बराबर BC और नीचे दोनों में कुछ होता है, ये भी होता है, नीचे दोनों में समान होता है। अब कहिएगा कि y बराबर बताइए सेट करके सेम है, y का ट्रिक कुछ है c है, यानी कि सबसे पहले c कैच कीजिए 1 तो एक करिएगा 2, अगर आप कहिएगा c के 2 तो एक कीजिए 1, और नीचे में दोनों सेम रहेगा, नीचे वाला अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नीचे वाला सेम उतार दीजिए, तो ट्रिक से भी लिख लीजिए, एकदम सेम टू सेम होगा। यही तो आपका सूत्र है वज्र गुणन विधि का, और यही सूत्र के चलते आप 2 नंबर छोड़ देते हैं। आपको कितना आसानी तरीके से हम समझा दिए कि y बराबर याद रखना मेरा दोस्त c है ना, अब y बराबर c याद रखना। आप सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही आसान ट्रिक था, आपको हम अच्छे तरीके से समझा दिए, आपके लिए लेकर आए थे बेस्ट, क्योंकि आप स्टार चैनल से पढ़ रहे हैं, है ना, स्टार ग्लोबल स्टडी चैनल से पढ़ रहे हैं, और इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, है ना, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा, आपके लिए डाउट नहीं रहेगा। अब हम आते हैं इस वाले टॉपिक पर, हम सारा जितना भी इसमें बेसिक बात था, यानी कि बेसिक था, प्रयोग होने वाला था, यूजफुल था, सारे के सारे हम आपको डिस्कस कर दिए। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि नंबर आप इसे स्क्रीनशॉट नहीं मार रहे हैं, अपने नंबर को मार रहे हैं, तो इसको हम मिटाने वाला है, क्योंकि आपको और भी हमारे जो देख रहे हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, नंबर महोदय कह सकते हैं, प्योर नंबर दिवाते 3 से 4 नंबर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत ना हो। और आपका एग्जाम का डेट हो गया जारी 15 तारीख से, है ना, 15 फरवरी से आप रहिए तैयार और जुड़े रहिए स्टार ग्लोबल स्टडी के साथ, यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है, करवाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन। अभी तो हम चले नई मंजिल की ओर, अभी तो एक पन्ना था पूरा किताब बाकी, इस तरह से सुना है ना, होता ना, तो आप अपने हौसला को बनाए रखिए और अपनी स्टडी में खोए रहिए। तो सबसे पहले करा अनुपात की तुलना मेरा दोस्त, उसके बाद आप देख रहे होंगे समीकरण के प्रकार और समीकरण के हल, ग्राफ, संगत असंगत। आपको ये कहीं ना कहीं अगर आप पढ़े होंगे तो अगर आपको अच्छे से समझ में आगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो आपको बहुत लगाओगे कैसा यार याद नहीं हो रहा, ये ना हो रहा, वो ना हो रहा। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाने वाला है।
जी हाँ मेरे दोस्त, आपको ऐसा तरह से हम समझा देंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछा अनुपात की तुलना। अनुपात की तुलना करने का मेरा दोस्त यह है कि सबसे पहले देखिए a1/a2 क्या बराबर b1/b2। यहाँ पे कह रहा है इसके इसके कहने का मतलब कि ये बराबर है ना, इस चिन्ह के अर्थ है कि बराबर है। और ऐसे करके अगर इस तरह से कर दे, अर्थ है कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, बराबर नहीं, बराबर है, ये बराबर नहीं है। यानी कि अगर कोई भी चीज बराबर लेकर के काट देते बराबर नहीं, तो कुछ कह रहा है अनुपात देखिएगा, अनुपात की तुलना कहीं भी अगर अभी कहिएगा, इस उदाहरण भी आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले a1 बटा में a2 दिया है, अब बराबर नहीं किया b1 बटा b2 से। अगर इसका समीकरण का प्रकार देखेंगे ना, तो यह अविरोधी होगा, अविरोधी। ठीक है, समीकरण का हल करेंगे ना तो सिर्फ वो सिर्फ एक हल होगा। ग्राफ खींचेंगे ना तो प्रतिच्छेदित रेखा बनेगा, मैंने इस तरह से काटेगा, है ना, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, उसके बाद इसको बोलेगा कि संगत होगा या संगत होगा, ये संगत होगा। आपको सब हम समझाएंगे कि याद कैसे रखना। उसके बाद देखिए शुरू में तो बराबर हो, यानी a1 बटा a2 के अनुपात b1 बटा b2 के अनुपात से बराबर, परंतु लास्ट में बराबर नहीं हो, यानी c1 बटा c2 के अनुपात से बराबर नहीं हो तो विरोधी होगा। याद रखिएगा, दो व्यक्ति के बराबर मिला, तीसरा व्यक्ति के बराबर नहीं मिलेगा तो विरोध करेगा कि नहीं। याद रखना कि अगर देखिए लास्ट में बराबर नहीं, बेचारा दो भाई बराबर बांटा, तीसरा भाई के नहीं दिया, तो कोची करेगा, विरोध ना करेगा, तो होगा समीकरण का प्रकार विरोधी। अब विरोधी होगा तो कोई भी समस्या निकलेगा नहीं, निकलेगा, इसलिए लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे समानता चलने लगेगा। समानता इसलिए चलने लगेगा कि दो भाई समान रहेगा, तीसरा भाई उसका विरोध करेगा, समानता चलते रहेगा, इसलिए यह इसका ग्राफ कीजिएगा तो समानांतर होगा, मैंने इस तरह से पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, यानी समानांतर जाएगा। संगत संगत की बात बताइए, यहाँ पे कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो उसको जो होगा असंगत होगा। दोनों संगत, दोनों साथ में रह सकता है, अगर आप लड़ जाएंगे तो साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए अगर देखिए दो भाई एक दिन है, एक भाई अलग है, लड़ाई हो गया, इनकी असंगत होगा। किसी भी प्रकार का कोई याद रखना है, बस ना नंबर सबको वैल्यू रखना, नंबर सबको मतलब रखना, तो आपको याद तो रखे पड़ेगा मेरा दोस्त। चाहे आप हम कह रहे हैं जिस प्रकार से याद रखिए, चाहे तो आप कोई भी विधि से याद रखिए, मगर याद तो आप ही को रखना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर देने वाला है। उसके बाद कह रहे देखिए a1 बटा a2 का अनुपात, b1 बटा b2 का अनुपात, c1 बटा c2 का, सब माने आपस में बराबर हो। तो देखिए सब जब आपस में बराबर होता है तो वहां पे आश्रित होता है समीकरण का प्रकार, माने इसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है ना, एकदम आश्रय में एकदम आराम से बैठा रहता है, यानी इसका समीकरण का प्रकार आश्रित होगा। समीकरण का हल क्या होगा, अब बताइए, सब रहेगा आराम से एकदम सब बराबर रहेगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा, इसीलिए समीकरण का प्रकार अनेक होगा। सब इस आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, अनेक अनेक हल हो जाएगा। संपाती रेखा कैसी होती है, जब देखिए जब सब बराबर हो गए तो सब एक समान चलेंगे, यानी कि एक लाइन पर ही इसका पूरा का पूरा लाइन बनेगा, है ना, इस प्रकार से बनेगा, एक ही लाइन पर पूरा का पूरा इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे कि संपाती है। अब देखिए संगत, इसको याद रखिए। अब कोई याद संगत असंगत कैसे याद रखना, मेरा दोस्त याद रखिएगा कि सिर्फ व सिर्फ असंगत वही होगा जिनका कोई भी हल नहीं होगा। तो जिनका कोई भी हल नहीं होगा वो ये वाला है ना, यही जो जजमान है जिसका कोई हल नहीं हो रहा है, यानी यही होगा असंगत। अब बाकी जिनका हल होगा वह संगत होगा। जैसे कि इसका एक हल हो रहा था तो संगत हुआ, अनेक हल हो रहा था तो संगत हुआ। ठीक है, ग्राफ कैसे याद रखना है, तो याद रखना मेरा दोस्त, जब इसका एक हल होगा तो प्रतिच्छेदन बिंदु बनाएंगे, नहीं इस प्रकार से रेखा बनाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, किसी भी बिंदु पर काटेगा, इसको प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। देखिए लड़ाई हो गया तो दोनों आपस में समानता चलते रहेगा, है ना, उसके से वो विरोध करेगा, उसके इनके दोनों कहेगा कि हम थोड़ा सा कम, दोनों पैरेलल में चलते रहेगा, है ना, लड़ा झगड़ा करने के लिए, ये हो जाएगा समानांतर, है ना। उसके बाद आपको हम समझाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए सब आपस में बराबर होगा तो ये आश्रित होगा, एकदम आश्रय में रहेगा, सूतल आश्रय हो जाएगा। अब बताइए शब्द बराबर है तो इसको अनेक हल होगा, क्योंकि इसको साथ बराबर कर दो, चाहे तो इसको साथ केरो साथ बराबर करके मान ही निकाल सकता है, तो अनेक हल होगा। अब आपको इसी प्रकार से नहीं पूछेगा, पूछेगा कैसे, मान दे देगा। कैसे मेरा दोस्त, देखिए जैसे दे देगा आपको, कैसे देख लीजिए, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे 4x प्लस में 5y और बराबर में यहाँ पे दे दिया 6। ठीक है, उसके बाद दे दिया 4x प्लस में 3y और बराबर दे दिया 3। अब सब कुछ पहले मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए बटा कीजिए, ये वाला विधि से लगा करके, यानी a1 बटा a2 ने करा, यानी 4 बटा कर दीजिए 4, अब बराबर करा तो बराबर कर दीजिए, फिर कर दीजिए b बटा, और फिर कर b2 तो b2 की जगह पर सीधे मान रख देते। ऊपर वाला देखिए ये होगा a1, है ना, ये होगा b1, ये होगा c1, नीचे वाला ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। तो बताइए a1 का मान क्या हो जाएगा 4, फिर a2 का मान कितना हो जाएगा 4, बराबर बराबर, फिर b1 का मान 5 और फिर b2 का मान 3। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको काटेगा तो होगा 1, तो 1 का भी 5 बता इतना से बराबर हो सकता नहीं। अब यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि जब शुरू में क्या है बराबर नहीं, यानी पहला अनुपात दूसरा अनुपात के साथ बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो आपको सब यहाँ से पूछ ले सकता है कि बताइए समीकरण के प्रकार कैसा होगा। तो समीकरण के प्रकार कैसा होगा, अविरोधी होगा। इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि समीकरण के हल कितने होंगे, तो आपको पता है कि जब शुरू में अनुपात बराबर नहीं होता तो उसका सिर्फ केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, या द्वितीय के मतलब होता है एक, यानी एक हल होगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो प्रतिच्छेदन बनेगा, यानी काटन बिंदु। इसका हल हो रहा है ना एक हल, जिसका एक हल होता है क्या होता है, हल होना चाहिए, तो हमारा संगत होगा। इसी प्रकार आपको सब पर दिया जाएगा मेरे दोस्त। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो आप
इस सेशन को ध्यान से बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो आपको इजीली तरीके से नहीं समझाया हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको हम अच्छा तरीका से नहीं समझाया हो। और इस पे सब सारे पर सारे क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको मिलेगा, तो वहाँ पे भी हम आपको एक बार जिक्र करेंगे। तो मेरा दोस्त, इसी प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो दो चर वाले रैखिक समीकरण को होता है समाप्त। तो इसी से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, है ना, सब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं इसी से बना करके। तो मेरा दोस्त, अगर आपको हमारा जो सेशन हो अच्छे लगे तो आप यहाँ पे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, है ना। और ये आपका कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ दया के भाव में कर सकते हैं। और बाकी तो आप समझदार है ही। तो तब तक के लिए मेरा दोस्त, धन्यवाद।